नमस्कार, शाम के 5 बज चुके। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। और आज का बड़ा सवाल ये कि साजिश पर चोट तो न्याय में खोट, मतलब मन माफिक फैसला नहीं पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाएंगे। ताल ठोक के आज कांग्रेस के लिए देश का ये सवाल है। आपको बता दें, कांग्रेस ने कोरोना से लड़ाई के लिए बने पीएम केयर्स फंड, आप जानते हैं बहुत हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। पीएम केयर्स फंड को अटकाने की कोशिश की गई, उस पर रोक लगाने की मांग की गई, साजिश की गई उसके खिलाफ। और पीएम केयर्स फंड को जो याचिका दायर की गई, उसको एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीएम केयर्स फंड आप जानते हैं उसके खिलाफ कई साजिशें हुई, घोटाले का आरोप लगाया गया। राहुल गांधी भी इसके खिलाफ ताल ठोक रहे थे लगातार। राहुल गांधी की तरफ से भी इसे कहा गया था कि बेईमानों का अधिकार और तमाम चीजें। सोनिया गांधी की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई थी, पीएम केयर्स फंड को ट्रांसफर कर देना चाहिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम सवालों पर एक तरीके से जवाब दे दिया और ये कह दिया कि पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है पीएम नेशनल रिलीफ फंड में। खबर यह है कि कांग्रेस ने, देखिए बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की ओछी हरकतों के बावजूद सच्चाई की जीत हुई है। बीजेपी कह रही है ये झटका राहुल गांधी के लिए, उस डिजाइनर पीआईएल गैंग के लिए। मतलब यह कि राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ चीन से जो पैसा मिला, क्या उसका सच बताएगी। लेकिन ये तमाम चीजें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, मनमाफिक फैसला नहीं आया। तो हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि साजिश पर चोट तो न्याय में खोट, मतलब अब कोर्ट पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि मनमाफिक फैसला नहीं पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएंगे क्या। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं आप स्क्रीन पर डालने जा रहा हूं, जो रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जो ट्वीट किया गया है। हालांकि पहले आपको आज के सवाल दिखा देते हैं। साजिश पर चोट तो न्याय में खोट, यह सबसे बड़ा सवाल सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट किया गया कि फैसला जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को झटका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला झटका है ट्रांसपेरेंसी को। वो कह रहे हैं कि वोटरों के प्रति शासकों की जवाबदेही, जिम्मेदारी के लिए आज एक बहुत ही दुखद दिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुखद दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। अब देखिए आगे, ये कहा है रणदीप सुरजेवाला ने कि कोर्ट ने मौका गवा दिया। पीएम केयर्स फंड पर जवाब मांगने का मौका कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवा दिया। पीएम केयर्स फंड में जनता का पैसा पर नियम पारदर्शी नहीं। हमारे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि केटीएस तुलसी मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप जानते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केटीएस तुलसी सर, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। इसके अलावा घनश्याम तिवारी मेरे साथ हैं, मेरे साथ AK वाजपेयी जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजगोपालन, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से, और सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पंकज शर्मा भी मेरे साथ हैं। केटीएस तुलसी सर, आज के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे पीएम केयर्स फंड पर, आज उनको जवाब मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया? नहीं, मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आदर होना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही, मगर मेरे विचार में इस फंड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड भी इसी काम के लिए बनाया गया था। और फिर आप एक उस पब्लिक ट्रस्ट बनाएं, पब्लिक ट्रस्ट में प्रधानमंत्री जी चेयरमैन ट्रस्ट के हो गए, बाकी ट्रस्टीज़ हैं होम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब। तो ये अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो पब्लिक ट्रस्ट में रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का प्रोसीजर लेट डाउन है। उसके लिए हर एक चीज़ का जवाब जो पीआईएल में नहीं होता। तो पीआईएल की ये एसएलपी थी, उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है। मैं इस बात में जाना ही नहीं चाहता। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो उसका आदर होना चाहिए। ठीक है, हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं जी, मगर वो भी रिस्पेक्टफुली। तो मैं ये समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात ये कि आखिर अब ये ऑडिट भी करवा रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या सीएजी इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं होता क्या? अगर सीएजी की कार्य उसमें नहीं है कार्यशाली में, तो जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट इससे बेटर कैसे हो गया?
नेशनल डिजास्टर फंड जो है इतने साल से चल रहा है, हर एक चीज को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अब मेरी समझ से बाहर है कि इसकी आवश्यकता क्या थी। ठीक है। अच्छा केटीएस तुलसी साहब, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी, आपने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि इसका सीएजी से ऑडिट होना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई वजह है? क्या रीजन क्या है? क्या कोई आप स्कैम देखते हैं, कोई घोटाला देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी? रीजन क्या है इसके पीछे? क्यों आप चाहते हैं सीएजी से ऑडिट हो, या इसकी जरूरत? मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है उसके भी ऑडिट नहीं होती थी सीएजी के द्वारा। ये क्योंकि डिजास्टर जो है उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है, तो इसलिए कई बार प्रोसीजर फॉलो करने का समय नहीं होता। और जैसे अभी वेंटिलेटर्स चाहिए अगर, तो उसको आप नॉर्मल प्रोसीजर नहीं कर सकते कि टेंडर फ्लोट करें, फिर उसको चूज करें, फिर फाइनेंशियल टेंडर हो। इतना समय नहीं है। यहाँ पे लोगों की लाखों लोगों की जान का सवाल है। तो इसलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में भी ये काम हो सकता था, मगर अगर सरकार ने समझा है तो ठीक है। तो मगर ये जो PIL है, PIL का रास्ता सही नहीं था। PIL का जो रास्ता था वो शायद सही नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी, नहीं बनाना चाहिए था आप लोगों को पीएम केयर्स फंड, और इसका सीएजी से ऑडिट में क्या डर? देखिए, इसमें जो कांग्रेस की नैसर्गिक प्रवृत्ति नजर आ रही है, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं विघ्न संतोषी, किसी कार्य में विघ्न उत्पन्न करके संतोष और आनंद की अनुभूति करना, या सामान्य भाषा में कहते हैं कि दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं है, पानी पीने में इंटरेस्ट नहीं है, बिखेरने में, बिलोरने में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब टेक्निकल जवाब देता हूं। तुलसी जी इतने बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने स्वयं बोला कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का भी सीएजी ऑडिट नहीं होता है, क्योंकि वो आपदाओं के समय, डिजास्टर के समय होता है, जिसमें आप ये रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते, जो सामान्य परिस्थितियों में कर सकते। अब देखिए, इस समय जो आपदा आई है, ये मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी और व्यापक आपदा, द बिगेस्ट एंड द वास्ट चैलेंज इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, 5000 ईयर्स की जब तक है। कभी ऐसा नहीं था कि दुनिया के 200 देश एक साथ हो, और उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्या समस्या थी उसमें? और जो रूल एनडीआरएफ पे लगना चाहिए था, उससे तो ज्यादा रिलैक्सेशन इसमें होना चाहिए था। तीसरी बात, इसमें एक भी व्यक्ति बाई नेम नहीं है, एक्स ऑफिशियो, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड नंबर ऑफ अदर पर्सन। ठीक, तो हम वो नहीं है कि जैसे एक ट्रस्ट बना और उसमें श्रीमती सोनिया गांधी और सो एंड सो एंड सो एंड सो, ऐसा नहीं। और ना ही प्रधानमंत्री राहत कोष की तरह कांग्रेस अध्यक्ष, ये भी नहीं है। वहां पे तो ये भी था कि एक सरकारी व्यवस्था में एक पार्टी का प्रेसिडेंट होगा। ये पूर्णतः सरकारी संगठन है जो ट्रांसपेरेंट। और अंत में एक और बात कह दूं, अगर टेक्निकली किसी भी फंड के बारे में जानकारी मांगनी है तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आप ऑडिट की बात करते हैं ना। अभी तो शुरू ये फाइनेंशियल ईयर के केवल तीसरा वो है, और इस कदर डिले है कि टैक्स रिटर्न तक भरने की डेट 30 जुलाई की बजाय 30 नवंबर हो चुकी है। अब आप मार्च अप्रैल में फंड गठित हुआ और साहब मई जून से जवाब चाहिए, जो अपने आप में बड़ा विचित्र और पूरी तरीके से तर्कहीन और हास्यास्पद लगता है। केटीएस तुलसी, आपको भी लगता है कि अब सवाल जो है खत्म हो जाने चाहिए पीएम केयर्स फंड पर? और जो इस तरह के बयान आ रहे हैं कि कोर्ट ने मौका गवा दिया, कोर्ट पर सवाल, ये सब अब खत्म हो जाने चाहिए ना? पीएम केयर्स फंड पर अब सवाल खत्म हो जाने चाहिए। नहीं, मगर मैं सिर्फ यही कहता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहला जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है वो भी कैबिनेट के फैसले के से बना था। उसमें भी यही प्रावधान था कि ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट है। और अभी भी ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे लेकिन सारी कार्रवाई हो रही थी। नहीं, लेकिन केटीएस तो तुलसी इसका साहब जो बनाने तर्क की है, आवश्यकता मेरी समझ से बाहर है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका तर्क है। लेकिन केटीएस तुलसी साहब, लोग तो ये कह रहे हैं ना कि विशेष तौर, मतलब ये मानव काल के इतिहास में पहली बार इस तरह की कोई अटैक, एक तरीके से कोरोना पहली बार है। एनडीआरएफ में बाढ़ से लेकर तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उसके लिए एनडीआरएफ है, इसके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ये लोग चाहते हैं।
50,000 वेंटिलेटर्स अगर इसके जरिए इंतजाम हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, तो विशेष व्यवस्था क्यों ना हो? दिक्कत क्या है? वो वैसे भी हो सकता था, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हो सकता था। तो इसके जरिए हो रहा है तो क्या दिक्कत क्या है? ये प्रधानमंत्री की, ये सरकार की मर्जी है, उन्होंने किया है, मगर मैं समझता हूं कि इसका रास्ता अदालत में जाने का नहीं है जी। इसका प्रोविजन है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में। लेकिन आपत्ति की कोई बुनियाद तो होगी, होगा उसमें से आपत्ति की कोई बुनियाद तो होगी कि ये बुनियाद है कि इसमें स्कैम है, घोटाला है, पैसे का ऑडिट नहीं है, कुछ तो बुनियाद होगी ना जो आप कह रहे हैं। वो भी नहीं, ये ठीक है, मगर उसमें भी सारा प्रावधान था। ये नहीं है कि उसमें आप आपदा से नहीं लड़ सकते, लड़ना है, सारे देश ने एकजुट होकर लड़ना है। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नहीं था कि भाई सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, जो लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं उनके कुछ कंसर्न्स हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पीएम केयर्स फंड से दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, कुछ लोगों को जिन्होंने पीआईएल दाखिल करी, तो उस दिक्कत का कोई आधार होगा ना कि ये पीएम केयर्स फंड नहीं, क्योंकि पीएम केयर्स फंड से बहुत राहत लोगों को मिल रही है। कोरोना काल में आज भी 55,000 से ज्यादा मामले हैं, बहुत परेशानी है, वेंटिलेटर से लेकर तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आपकी दिक्कत है या कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, कोई आधार होगा, कोई बुनियाद होगी कि इसलिए पीएम के फंड नहीं क्योंकि इसमें स्कैम है, घोटाला है, पैसों का ऑडिट नहीं, कुछ तो आधार होगा ना सर इस बेसिस पर, ये अगर आप बता दें। नहीं, मैं यही सारा कुछ पहले भी हो रहा था, ये नहीं है, बहुत सैकड़ों आपदाएं जो हैं वो उनके बारे, और ये सबसे बड़ी है, ये दुनिया के लिए सबसे, सारी मैनकाइंड के लिए खतरा है, तो ये सबसे बड़ी है, हमने एकजुट होकर लड़ना है। इस वक्त तो विशेष फंड है, अगर सरकार ने एक चीज इसीलिए तो विशेष फंड है, ये बारिश बाढ़ जैसी आपदा थोड़ी ना है जिसके लिए एनडीआरएफ है, इसीलिए तो विशेष फंड है, इसीलिए तो ये कोरोना पहली बार आया, इसीलिए तो विशेष फंड बनाया गया। बाढ़ बारिश आपदा जैसी स्थिति होती तो उसके लिए एनडीआरएफ था। सुधांशु त्रिवेदी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजगोपालन आपके पास आ रहा हूं, घनश्याम जी आपके पास भी आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, एक दो टेक्निकल जवाब देता हूं। देखिए, डिजास्टर रिलीफ में होता है, आप कोई सामान खरीद सकते हैं, किसी को सप्लाई कर सकते हैं, उस पर आपका ऑडिट नहीं होगा, उसकी कुछ प्रक्रिया है। मगर ये कोविड में जानते क्या समस्या है? अब मान लीजिए वैक्सीन के लिए पैसा देना है जो सरकार ने दिया है, एनडीआरएफ में कोई प्रावधान नहीं है कि आप रिसर्च के लिए पैसा दे सकते हैं, यहां देना पड़ सकता है। दूसरी बात, वैक्सीन निकल आए, कल के दिन उसके पेटेंट की लड़ाई लड़नी पड़े, तो डिजास्टर रिलीफ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है कि आप पेटेंट की लड़ाई में पैसा देंगे जाके, मगर यहां करना पड़ सकता है। चौथी बात, मान लीजिए वैक्सीन का एडवांस स्टेज के ऊपर आए और कुछ लोग वॉलंटरी आए अपनी जिंदगी खतरे में डाल के, और उनको एक प्रकार से कंपनसेशन देना हो, तो डिजास्टर रिलीफ में आप कोई प्रावधान नहीं देंगे कि साहब 10 लोग या 40 लोग आ गए हैं, उनको इसलिए पैसा दे दिया जाए कि उन्होंने अपनी जान। इस प्रकार के कोविड इतनी प्रिसाइज किस्म की एक अलग विचित्र समस्या है जिसमें अनेक नए प्रकार के संभावनाएं आ सकती हैं, इसलिए इसकी एक अलग व्यवस्था कराने की आवश्यकता थी। और एक बात और कह दूं, जिन पार्टी के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर फंड से 100 करोड़ रुपए ऐसे ट्रस्ट में दिए जिसमें पर्सन्स थे, पोस्ट नहीं थी, और सरकारी मतलब विभागों से बाकायदा बजट में प्रावधान कर करके पैसे दिए गए। अब राजनीति में यह भी महत्व होता, प्रश्न कौन पूछ रहा है, क्या नहीं कौन पूछ रहा है, तो जब चेहरा व्यक्ति देखता है, जनता देखती है, कहते ओहो ये लोग पूछ रहे हैं। एक कहावत जो होती है हिंदी में कि सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद, तो कांग्रेस जब प्रश्न पूछती है तो बरबस मन में यह कहावत उभर के सामने आ जाती है। केटीएस से जवाब देना चाहेंगे? चीन से चंदा लेने वाले पीएम फंड पर ज्ञान दे रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन को कहां से चीन से भी पैसा मिला, और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से कैसे पैसा डाइवर्ट किया गया, वो लोग आज जो है पीएम फंड पर ज्ञान दे रहे हैं। जवाब देना चाहेंगे केटीएस तुलसी सर? मैं तो जवाब यही दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने अगर सही समझा है तो इसमें कोई, इस वक्त मेरी तरफ से कोई भी एतराज करने वाली बात नहीं है। अगर हो गया है, जो भी किया है, इस वक्त कंधे से कंधा मिला के जो आपदा है उसके लिए लड़ना है, और इसको पॉलिटिसाइज करने की आपदा से लड़ना है। लेकिन इस तरह की पीआईएल, इस तरह का प्रायोजित षड्यंत्र आपदा के खिलाफ लड़ाई को कमजोरी तो करते हैं। अगर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर इस तरह की प्रायोजित पीआईएल दाखिल की जाती है, डिजाइनर पीआईएल, तो ये तो सर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का काम करते हैं। राजगोपालन सीनियर जर्नलिस्ट है, राजगोपालन आ रहा हूं केटीएस तुलसी आपके पास। राजगोपालन, मतलब क्या ये रफाल से लेकर आज पीएम केयर्स फंड तक ये सुप्रीम तमाचा जरूरी है क्या हर बार? नहीं, राहुल इतनी शर्मिंदगी हर बार क्यों झेलनी पड़ती है उन्हें?
नहीं अमन जी, जैसे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा है, इसमें भी माफी मांगना चाहिए दूसरा बार, क्योंकि कांग्रेस का अंदर दुविधा में है। केटीएस तुलसी साहब को सलाम मारना चाहता हूं मैं, क्योंकि इनकी जो सलाह ले ली होती है कानून की तरफ से, केटीएस तुलसी साहब दब करके बोलते थे, टाल टोल करके बोलते थे नहीं जाना चाहिए कोर्ट में। लेकिन जैसे है, जयराम रमेश बार बार कहते हैं हमारा कांग्रेस पार्टी में 4 वकील मिलकर के कांग्रेस को डुबा दिया है। कैसे है? पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद, ये चारों लोग जा करके हर घर में सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा दो, उधर से ठोक खा लो, उधर से दाल ठोक करके बोलते हैं। जैसे तुलसी साहब से भी सलाह लेना चाहिए, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी दोनों। लेकिन ये पीएम केयर फंड का जैसे सुधांशु त्रिवेदी साहब ने अभी वर्णन किया है, लेकिन वो सिटीजन्स रिलीफ इमरजेंसी फंड है, वो उसमें ये जैसे तुलसी साहब ने कहा है, उसको ऑडिट को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑडिट है। इंडिपेंडेंट ऑडिट में भी ये सारा चीज हो जाते हैं। ठीक, लेकिन सीएजी नहीं है ये कानून में। ये जैसे 228 से 330 पहुंच गया। रोज राहुल गांधी गाली देना चाहिए। अगले 2024 में सर, ये तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है ना, इसका मोदी जी से क्या लेना देना? ये तो लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसमें थोड़ी ना कोई अपनी पॉलिटिक्स लाएगा। अब इसके पॉलिटिक्स है, क्योंकि पैसा कम हो गया है कांग्रेस का, दैट इज द रीजन। पीएम केयर फंड है, ये कांग्रेस को एक नया पैसा भी जाने वाले नहीं है उधर से। पीएम रिलीफ फंड से ठोकते थे पैसा, बहुत पैसा लेते थे कांग्रेस, वो बंद हो गया है, वो उसमें जो हो रहा है। वाजपेयी जी, लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ वाजपेयी जी, आपको भी लगता है यही दिक्कत है? क्योंकि बार बार फेक न्यूज, रफाल पर भी माफी मांगी, रफाल से लेकर मतलब बाहर वो फिर बयानों के शेर होते हैं, अंदर ढेर हो जाते हैं। बाहर उनकी तरफ से क्या क्या कहा जा रहा था रफाल को लेकर, अंदर उन्होंने माफी मांग ली थी। पीएम केयर फंड को लेकर भी उनका जो है वो यहां पर जो है आरोपों का बुलबुला फूट गया कोर्ट में जाकर। देखिए अमन जी, अभी तुलसी साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया बड़ा साफ, और ये सही माने में तमाचा है सुरजेवाला के ऊपर। जो सुरजेवाला स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मौका खो दिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीति करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट में अगर मेरिट्स पे कोई केस होगा तो उसको एग्जामिन करेगी, एप्रोप्रिएट रिलीफ देगी, नहीं होगा तो डिसमिस करेगा। और दूसरी बात ये भी बड़ी सही है कि हर मामले में कोर्ट में जाना, मेरिट्स है नहीं है, फौरन कोर्ट भाग जाइए कि भैया ये दाल काली है। राफेल पे इन्होंने कितना शोर मचाया, मतलब क्या निकला उसके बाद? प्रधानमंत्री को कितने अपशब्द कहे और उसके बाद जनता ने जवाब दिया। 285 से 303 पहुंच गई, और एनडीए की अगर टोटल बनाओ तो 353 पहुंच गई। देखिए, एक इस समय संकट काल में अगर कोई स्पेशल फंड बन गया, जैसा त्रिवेदी साहब ने अभी सारी जानकारी दी, तो उसमें भी इनको ऐतराज है। वो कोई कैसा पैसा कोई एम्बेसी से नहीं लिया, चाइनीज एम्बेसी से कोई पैसा नहीं लिया गया, उसमें कोई डोनेशन किसी चौहल मक्सी से नहीं लिया गया। उसमें पैसा बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बड़ा क्लियर है, और जो पर्पज है उसके लिए खंड किया जाएगा। इसमें अगर ऐतराज करते हैं तो वो ऐतराज सस्टेनेबल नहीं है, और इसीलिए जनता इनको माफ नहीं करती है। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। साफ आदमी पर जी, पंकज जी हमारे साथ है। पंकज शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के बड़े समर्थक हैं। पंकज शर्मा, आपको भी लगता है मतलब कि या तो उनका अनुभव बताता है कि जिस तरह पीएम नेशनल रिलीफ फंड से फैमिली ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर करवाया गया, वहां लूट जो थी, इस झूठ के जरिए अपनी लूट के दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या परिवार? आपको भी लगता है ऐसा ही है? क्योंकि उन्होंने लूट कर मारी थी सरकारी फंड में, इसलिए उनको लगता है कि इन्होंने भी मारी होगी झूठ की। बोलिए सर। नहीं, अब आप किस लूट की और किस झूठ की बात कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं, और अगर किसी ने लूट मारी थी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, पूरी सरकार बैठी है। अब रह गई बात पीएम केयर्स फंड की, तो अगर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, किस किस ने दिया, तो उनके सवालों का जवाब देने में ऐतराज क्या है? क्या ये सही है कि भारत के विदेश स्थित तमाम राजदूतों से कहा गया कि पीएम केयर्स फंड में डोनेशन दिलवाएं?
क्या ये सही है कि पीएम केयर्स फंड में जो भी 15-20 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है उसमें से 53% पैसा अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट हाउसेस से आया है और 42-43% पैसा पब्लिक सेक्टर से आया है, सिर्फ 4 या 5% पैसा बाकी आम नागरिकों से आया है? क्या यह सही है कि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है? क्या यह सही है कि बावजूद इसके कि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है पीएम ऑफिस ने इसको पब्लिक अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया है? तो कोई भी जानकारी नहीं देना और उसे छुपाने की कोशिश करना, इससे तमाम तरह के संदेह लोगों में पैदा होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि 3,000 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के लिए दे दिए, तो वैसे ही ये भी बता दें कि कितना पैसा, हाँ 31 करोड़ रुपए दे दिए, तो वैसे ही ये भी बता दें कि कुल कितना पैसा आया है। मुझे लेकिन एक चीज अच्छी लगी पंकज जी, आपकी बेबाकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरे सवाल को आपने टाला नहीं और आपने डिनाई नहीं किया। पारिवारिक लूट सरकारी फंड की, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के जरिए कैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में लूट की गई, पैसा ट्रांसफर किया गया, चीन से चीनी चंदा लिया गया और कैसे सरकारी फंड को लूटा गया, उसको आपने डिनाई नहीं किया, बेबाकी से बोला हाँ ये हो सकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहरहाल आपके आरोप जो उसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी मैं ये कह रहा हूं कि अगर जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो कानूनी कार्रवाई मतलब आप डिनाई नहीं करते ना, अगर ऐसा हुआ नहीं हुआ मतलब आप डिनाई नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा हुआ। पैसा तो राजीव गांधी फाउंडेशन में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से गया। फाउंडेशन का प्रवक्ता नहीं हूं जी, मैं राजीव गांधी फाउंडेशन का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का भी प्रवक्ता नहीं हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई नहीं, लेकिन आपको यहां खोट नजर आती है, वहां खोट नहीं नजर आती। अगर आप इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट है पंकज जी, आपको पीएम केयर्स फंड में खोट नजर आ रही है, लेकिन वहां कैसे सरकारी फंड में लूट की गई वो आपको नजर नहीं आई। मुझे कोई खोट नजर नहीं आ रही। मुझे पीएम केयर्स फंड में खोट नजर नहीं आ रही, आपको आ रही होगी। तो फिर आप राहुल गांधी को गलत कह रहे हैं। अगर लोग ये जानना चाहते हैं, आपको अगर नहीं नजर आ रही तो आप राहुल गांधी के स्टैंड को गलत कह रहे हैं, सुरजेवाला को आप गलत कह रहे हैं। उसको बताने में मुझे नहीं पता था ना, मतलब फिर आप राहुल गांधी के स्टैंड को गलत कह रहे हैं। पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। फिर नहीं, आप कंफ्यूज क्यों हैं? आप किस तरफ हैं? आप पीएम केयर्स फंड आप किस तरफ है? आप कंफ्यूज क्यों हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि पैसा कहां से आया और कितना आया है, ये बताने में ऐतराज क्यों है? सर कोई ऐतराज नहीं, मेरा प्रश्न है। 3100 करोड़ का हिसाब तो आज ही दे दिया गया, वेबसाइट पर सारा हिसाब है, आप जानते हैं। चलिए ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी आप जवाब दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे देंगे मेरे ख्याल से। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पंकज जी ने कहा कि ना वो राजीव गांधी फाउंडेशन के प्रवक्ता है ना कांग्रेस पार्टी के। मैंने मान लिया आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे, पर मैं पूछना चाहता हूँ किसकी इनकम, कितना पैसा आया कहां से और कहां खर्च किया, कितनी बचत हुई, कितनी आय हुई, व्यक्ति हो या संस्था, साल में कितनी बार बताता है? एक ही बार बताते हैं ना इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं, तब आप पूरा विवरण देते हैं साल भर का, इतना पैसा आया, इतना गया। पीएम केयर फंड बना है, कोरोना काल अभी चल रहा है, पैसा आ भी रहा, आगे भी और आ सकता है, अभी तो आने ही का प्रक्रिया चल रही है, खर्च होने की क्या। और मैं पूछूं, अभी पिछला वर्ष यानी जो 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ, उसका तो कोई आपसे जवाब नहीं पूछ सकता, क्योंकि 30 नवंबर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है। तो दिसंबर से पहले कोई पिछले वित्तीय वर्ष का तो पूछ नहीं सकता कि आय व्यय का लेखा जोखा दे दीजिए। और यहाँ गजब है कि जो फंड अप्रैल में बना उसकी मई जून से शुरुआत हो गई। क्या आप बता तो दीजिए कितना आया, कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया। अरे भाई अभी तो आ ही रहा, अभी तो प्रक्रिया चल रही है। होमवर्क कमजोर क्यों होता है इतना? तब एक बार आप पूछे तो सैद्धांतिक होमवर्क क्यों कमजोर होता है? मतलब अन्यथा प्रबुद्ध व्यक्ति होकर ये कैसा विचित्र प्रश्न पूछा जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। और होमवर्क क्यों कमजोर होता है पंकज जी? मतलब लॉन्चिंग के लिए फेक न्यूज फैलाना जरूरी है क्या? लॉन्च नहीं हो रहे, उनकी दिक्कत है, उसके लिए फेक न्यूज, रफाल पर भी फेक न्यूज फैलाई, फिर माफी मांगी। पीएम केयर्स फंड को लेकर क्या कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने, आप जानते हैं पंकज जी, क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये बेईमानों के अधिकार से लेकर, बेईमानों का फंड से लेकर घोटाला, सब कुछ कहा उन्होंने, कहा नहीं कहा। और यहां पर भी उनका पंक्चर हो गया पूरा एजेंडा। तो होमवर्क कमजोर होता है, मतलब फेक न्यूज फैलाना जरूरी है क्या अपनी लॉन्चिंग के लिए राहुल गांधी को? पंकज जी, फेक न्यूज़ कौन कौन से राजनीतिक संगठन और कौन कौन से सांस्कृतिक संगठन फैलाते हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और मुझे नहीं लगता, मैंने कहीं न ये पढ़ा न सुना कि राहुल गांधी जी ने इस तरह पीएम केयर्स फंड के बारे में जो शब्द आप इस्तेमाल बेईमानों के, बेईमान के अधिकार इस्तेमाल किए हो, बेईमान के अधिकार, ये राहुल गांधी के शब्द है। सर मैं कह रहा हूं ना, आपको पता ही नहीं है। आप जिसका पक्ष लेने आए हैं,
आपको आप एक तरफ देखते ही नहीं, आपको सिर्फ वहां गलत दिखता है। के अधिकार आपको एक तरफ खोट नजर आ रही है, आपको दूसरी तरफ खोट ही नहीं नजर आती ना। और रणदीप सुरजेवाला का आज का ट्वीट आप देख लीजिए, आपको नजर मैं आपको ट्वीट दिखा नहीं रही। रणदीप सुरजेवाला का आज का ट्वीट आप पढ़ लेते। रणदीप सुरजेवाला जाने, तो वहां आपको खोट नहीं नजर आती क्या? रणदीप सुरजेवाला जाने। वो तो कह रहे हैं कि फैसला जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को झटका है। पीएम केयर्स फंड को लेकर वो कह रहे हैं वोटरों के प्रति शासकों की जवाबदेही जिम्मेदारी के लिए आज का दिन दुखद दिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुखद दिन। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मौका गवा दिया। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने मौका गवा दिया? मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर माथे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को भी छिछली ओछी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। घनश्याम के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हेट स्पीच को लेकर भी सवाल पूछा गया। आप जानते हैं हेट स्पीच को लेकर भी तमाम तरह का कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी लिखी गई है मार्क ज़करबर्ग को कि कार्रवाई की जाए अंकी दास पर। वो अंकी दास जो कि पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं, वो बीजेपी का पक्ष लेती हैं। हेट स्पीच को लेकर, नफरत वाले भाषणों को लेकर भी आज सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी के नेता नफरत के भाषण बहुत देते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने, वो भी आपको सुनना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी, ये हेट स्पीच है या नहीं? और राहुल गांधी ने दिल्ली में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। ये हेट स्पीच है या नहीं है? राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया था, जो जिस बयान का जिक्र रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यह कहा जाता है कि नफरती भाषणों पर रोक लगनी चाहिए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या बयान क्या था राहुल गांधी का, आज आपको सुनना चाहिए, आपको पता लगेगा। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो फेसबुक पर हेट स्पीच की बात जब की जाती है, तो फिर क्या ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता कि प्रधानमंत्री को डंडा मारो, या सोनिया गांधी की तरफ से आर पार की जब लड़ाई की बात की जाती है? सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता क्या? देखिए, जो अभी रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे थे, सोनिया जी ने तो बोला था ना कि किसी कम्युनिटी के इतिहास में कभी कभार ये मौका आता है, सड़क पे आ जाओ आर पार की लड़ाई। ये नहीं, ये हेट स्पीच नहीं है। आर पार सड़क पे आ जाओ। अच्छा ये बताइए, जब हर्षवर्धन कहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है, जवानों को, नौजवानों को सड़क पे आके इसका हिसाब करना पड़ेगा, ये हेट स्पीच नहीं। हाँ, कपिल मिश्रा यदि ये कह देगा कि जो उसके घर के बाहर की सड़क पर अनधिकृत बैठे हुए कि हम ट्रंप के जाने का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपने 3 दिन में इनको नहीं हटाया पुलिस से, तो फिर हम आपकी नहीं सुनेंगे क्या कहीं? तो मीनिंग नहीं कि मारना शुरू कर देंगे, गोली मार देंगे? समझ में नहीं आता है। मतलब कौन सी बात आप हेट स्पीच कह रहे हैं? और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से बड़ा कोई हेट स्पीच का प्रतीक है? आपने कभी आपत्ति की कि फेसबुक पे उसको क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? बुरहान वानी फेसबुक पे था भाई, जब तक यहां से भागे नहीं। जाकिर नायक फेसबुक पे थे, शांति के मसीहा थे वो, तो शांति के मसीहा जो ये कहते हैं कि हाँ अब रिलीजियस आधार पे कहते हैं फला को मार देना चाहिए। उन्होंने जब वहां से अरब से जाके अपना इंटरव्यू दिया है टीवी पे, तो ये बोला है कि अगर किसी की स्टेट उसको ऑर्डर देती है तो कत्ल करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब उनके हिसाब से तो ISIS अपने वो स्टेट कहता, वो कहती है कत्ल कर देना चाहिए, वो हेट स्पीच नहीं है। तो ऐसा गजब का तर्क है जिसकी की कोई हद नहीं है। और मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फेसबुक को लेकर जो भी ये बात कहना चाहते हैं, एक किसी अधिकारी, अरे भाई यहाँ तो ऐसे अधिकारी जो राहुल गांधी जी के साथ अमेठी में काम किए, मैं यहाँ फेसबुक के कर्मचारियों अधिकारियों का नाम लेकर थोड़ी उनको महिमा मंडित या उनको लांछित करने का बात करूंगा। और रही बात इसकी, एक अंत में एक बात और कह दूं,
ये वॉल स्ट्रीट जर्नल अंग्रेजी अमेरिका का अखबार, अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसका भी एक एंगल है, जो कि भारतीय वोटों को लेकर बड़ी वहां मारामारी है। इधर ट्रंप कह रहे थे, उधर कमला हैरिस बन गई डेमोक्रेट की उम्मीदवार, तो वहीं बैठे कहने लगे सबसे ज्यादा हम करेंगे, वो भी एक एंगल है। फेसबुक एक अमेरिकन कंपनी, दोनों में आपस में लड़ाई, और यहाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाचने लगे राहुल गांधी जी आके। अगर आपको लग रहा था कि कोई फेसबुक से गड़बड़ हो रही है, आप लिखित में देते, संसद में मुद्दा उठाते, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्यों इतना विदेशी मानसिकता से ग्रस्त? ठीक, गामा साहब, अब घनश्याम जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देरी से जुड़े। घनश्याम तिवारी जी, पहले पीएम केयर्स फंड पर आपका कमेंट ले लेते हैं। आपको लगता है कि तमाम जो लोग सवाल उठा रहे थे, जिन लोगों का एजेंडा था पीएम केयर्स फंड के खिलाफ, उनको आप जवाब आज दे दिया? सुप्रीम प्रहार, सुप्रीम जवाब उन लोगों को मिल गया, आपको लगता है? घनश्याम, देखिए अमन जी, आपके दर्शक क्या जानना चाहते हैं? आपके दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री केयर्स फंड में वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यालय बनाने के लिए 10,000 करोड़ जमा कर सकती है, उसने जनता के लिए पहली बार प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 15,000 करोड़ जमा किए। ये जमा कहां से किया? सरकारी कर्मचारियों के वेतन से किया, सरकारी संस्थाओं से किया और प्राइवेट संस्थाओं से किया। अगर ये 15,000 करोड़ जमा हुए तो ये 15,000 करोड़ कहां खर्च हुए? देश ये नहीं जानना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसका संपूर्ण पॉलिटिकल इशू पे क्या असर पड़ेगा। देश ये जानना चाहता है कि उनके व्यक्तिगत जीवन पे क्या इससे उनको 15,000 लाभ मिलेगा, क्या मास्क मिलेगा, क्या अस्पताल में बेड मिलेगा, क्या वेंटिलेटर। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, बस मेरी क्वेरी थी, आप बोलिए। बस मेरा सवाल ये है, यहाँ 15,000 करोड़ का डेटा कहां से आया? वाजपेयी जी बोल रहे थे, बताता हूं, ये फेक न्यूज नहीं, एक वेबसाइट है, आप उसको खोलिए इसी वक्त। फेक न्यूज नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं डेटा का बता रहा हूं। ये रफाल की कीमत थोड़ी ना जो कभी 550, कभी 600, कभी 700 करोड़। बात सुनिए, हाँ बोलिए। मैं बता रहा हूं, अब आप बोलने दीजिए। द हिंदू ने छापा कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 3,000-3,500 करोड़ जमा हुए। इंडिया स्पेंड ने मई में छापा कि 10,000 करोड़ हो चुके हैं, और अभी जो डेटा इस पर आ रहा है, सुधांशु जी बैठे हैं, बताइए कितना डेटा है इन्होंने जमा किया है? तो अभी आपके पास कोई ऑथेंटिकेट डेटा नहीं है? मतलब आरटीआई के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने, मैं बता रहा हूं, मतलब अभी आपके पास जितनी भी जानकारी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है। एक सेकंड, अभी कुछ भी ऑथेंटिकेट आप नहीं कर सकते किसी डेटा को। नहीं बोला, द हिंदू व्हाट्सएप नहीं है, indiaspend.com व्हाट्सएप नहीं है, आरटीआई के जवाब में जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा व्हाट्सएप नहीं है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। अच्छा, कब बना पीएम केयर्स फंड? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो इसको डिफेंड कर रहे हैं। आपने अभी 15,000 करोड़ बोला। घनश्याम, पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया? घनश्याम, एक मिनट, अभी आपने 15,000 करोड़ बोला। आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है, मैं मानता हूं, और मैं आपको जानता हूं घनश्याम, आप जो बोलते हैं उस बात में वजन होता है। एक मिनट, मेरा एक सवाल ले लीजिए घनश्याम, मेरा एक सवाल ले लीजिए। आप जो बोलते हैं उसमें हमेशा वजन होता है। आप फर्जी डेटा नहीं देते, आप फेक न्यूज नहीं फैलाते, मैं इतना मानता हूं घनश्याम, मैं आपको जानता हूं। आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार पार्टी के, मैं आपको सम्मान करता हूं। लेकिन अगर आप 15,000 करोड़ का डेटा ताल ठोक के में नेशनल टेलीविजन पर आप बोल रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड में 15,000 करोड़ आया, क्या उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं सर आप? अब आप बिल्कुल कर सकता हूं। अब सुनिए मेरी बात, अब आप सुनिए। आपका कोई भी दर्शक indiaspend.com खोल के देख सकता है। ये मई 2020 की खबर है जो मेरे सामने है। यहां पर ये कहता है बाय गवर्नमेंट एजेंसीज बाय इंक्लूडिंग स्टाफ सैलरीज अमाउंट डोनेटेड 4,308 करोड़, बाय प्राइवेट कंपनीज, इंडस्ट्री बॉडीज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस 5,369 करोड़, बाय दिस इज अमाउंट डोनेटेड टोटल 9,677 करोड़, अमाउंट प्लेज्ड 1,250 करोड़ बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनी 772 करोड़, फॉरेन डोनेशंस 22 करोड़, बाय इंडिविजुअल 53 करोड़। ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। आप जोड़िए 10,000 करोड़ अमाउंट डोनेटेड, 3,000 करोड़ अमाउंट प्लेज इन मई 2020। आपका सोर्स अखबार है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। सुधांशु आपका सोर्स अधिकृत सरकारी एजेंसी का डेटा नहीं है, आपका अखबार में आपने पढ़ा ये डेटा। पहले तो आपने ये क्लियर कर दिया, वही चीज है ना, इसलिए आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते उस डेटा को। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाहिए। 15,000 करोड़ आ गया इस डेटा के नीचे। सुधांशु जी आपके हो सकता है आगे रिपोर्ट में सर सोर्सेज लिखा हो। बोलूंगा सुधांशु जी से पहले। घनश्याम जी जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ना, सुन लीजिए, लिखा हुआ डिटेल में पढ़िए, हो सकता है सोर्सेज लिखा हुआ एंड में। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बताइए सोर्सेज लिखा होगा सूत्रों के हवाले से। इस टेबल के नीचे लिखा हुआ है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, नहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो।
इसके नीचे लिखा हुआ है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड मीडिया सोर्सेज। अगर सरकार कहती है कि ये फेक न्यूज है तो इसे डाउन करिए। प्रधानमंत्री के कार्यालय के ऊपर आरोप उठा रहा है। ठीक है, आप सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे दीजिए। 15,000 करोड़ का हिसाब दे दीजिए भाई। 15,000 करोड़ आ गया पीएम केयर्स फंड में। आप लोगों ने 3100 करोड़ का हिसाब दिया मेरे को आज कि 2,000 करोड़ 50,000 वेंटिलेटर, 1,000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए, 100 करोड़ वैक्सीन के लिए। बाकी का हिसाब कहां है भाई? घनश्याम तिवारी जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो फिर बात कह रहा हूं, घनश्याम तिवारी जी इतने पढ़े लिखे, हार्वर्ड से पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, ये बताइए फंड क्लोज हो गया क्या? आप तो तब हिसाब मानेंगे ना कि हाँ भाई आ गया, आ रहा है, आ भी रहा है, अभी आने की और संभावना भी है, और खर्च भी हो रहा है, और खर्च आगे भी होगा। तो भैया बहती नदी के बीच में कौन जाके इस बात को नापता है कि अभी बता दिए? जब बांध एंड पे आ जाती है ना, तब कहते हैं ना कितना पानी बहा, इसका हिसाब दीजिए। आप लोग अजीब है ये, मगर ये बहती नदी में जानते कैसे हिसाब कर रहे हैं? बहती गंगा में हाथ धो लो, कुछ नहीं मिला विपक्ष वालों को। अरे भाई एनडीआरएफ में भी सीएजी ऑडिट नहीं होता था, इसमें भी सीएजी ऑडिट नहीं है, मगर नहीं एनडीआरएफ में चाहिए। मतलब हरे झोले में क्यों रखा, लाल झोले में चाहिए था। ये वाली बात कहने का प्रयास करते हैं। तो मेरे विचार से घनश्याम जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को कम से कम राहुल जी और इनके प्रपंच में जो ये लोग व्यर्थ का एक वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं, इस वाले प्रपंच से दूर रहना चाहिए। घनश्याम तिवारी जवाब देना चाहेंगे? घनश्याम तिवारी दे दीजिए जवाब, आपका टाइम है सर। देखिए, सुधांशु जी सांसद हैं, और अगर वो सिर्फ ये दर्शकों को बता देते कि कितने पैसे आए हैं जो आप मुझसे पूछ रहे थे, या ये बता देते कि इसका मुझे कोई बात नहीं, आप सरकार हैं, आपको जैसे स्पेंड करना है, जनता ने आपको वोट दिया है, आपको जिम्मेदारी दी है। आपका दर्शक ये जानना चाहता है कि ये 15,000 करोड़ में, मैं पुनः बोलता हूं, क्या उसे मास्क मिलेगा, क्या उसे हॉस्पिटल में बेड मिलेगा? यहाँ वाजपेयी जी बैठे हैं, ये बता दें कि इस 15,000 करोड़ में से बिहार को कितना मिला? बिहार में एलजेपी बिहार की पार्टी है, ये बिहार की सरकार बता दें कि इस 15,000 करोड़ से बिहार की सरकार को 100 करोड़ में मिला है। या जो 50,000 वेंटिलेटर रविशंकर प्रसाद जी पटना से आते हैं, पटना शहर में उस 50,000 वेंटिलेटर से 50 वेंटिलेटर भी दिए गए हैं। सिर्फ आंकड़ों की हेरा फेरी राजनीति नहीं होती है। आप जो आए हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बताएं एलजेपी की बिहार में पार्टी है, इनके सांसद है वहां से। पटना में इन 50,000 वेंटिलेटर्स में से कितने वेंटिलेटर दिए गए हैं? इन 15,000 करोड़ में से बिहार सरकार को कितने पैसे मिले हैं? अगर ये डेटा एनडीआरएफ के पास होता तो आज ये सुधांशु जी के जबान पे होता, ये आज वाजपेयी जी के जबान पे होता। आज ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को पता है, जिससे आरटीआई में जब पूछा गया तो उससे प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि अगर हम ये बता देंगे तो हमारे रिसोर्सेज इधर से उधर हो जाएंगे। बता रहे हैं घनश्याम जी, बता रहे वाजपेयी। सुनो तो सही, जवाब तो सुनिए ना, जवाब तो सुनो। कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन तो समझ आती है, कांग्रेस जो फेक न्यूज करती है वो भी समझ आती है, लेकिन आपकी समाजवादियों की क्या फ्रस्ट्रेशन है जो हर डिसीजन को क्रिटिसाइज करोगे? अभी आपको बताया नहीं, आप खुद बता रहे हो कि 15,000 करोड़। ये कौन सा जवाब हुआ? और आप कंट्राडिक्टरी क्या कर रहे हैं वो आप बताइए। बिहार में 50 वेंटिलेटर दिए गए हैं क्या? सैलरी उसमें डोनेट हुई है, 2 करोड़ रुपए भी बिहार सरकार को मिले हैं क्या इसमें से? गुमराह करो कोई क्या मुझे? नहीं, बिहार में देखिए, बिहार एक अकेला राज्य नहीं है। जवाब दीजिए ना। सब राज्यों के साथ एलजेपी बिहार की पार्टी है, आपको नहीं पता कि इस फंड से बिहार सरकार को कितना पैसा मिला है? अरे भाई, सुधांशु जी आपके सहयोगी हैं, बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, इनको नहीं पता कि बिहार सरकार को कितना पैसा मिला है? उत्तर प्रदेश से सांसद है, उत्तर प्रदेश सरकार को कितना पैसा मिला है? दी गई है। रविशंकर प्रसाद जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नहीं बता सकते कि पटना में कितने वेंटिलेटर दिए गए? क्यों दिए? जितनी रिक्वायरमेंट स्टेट से आती है उस हिसाब से दिए जाते हैं। कितना दिया आपने? 1 रुपए भी दिया? वही बताइए ना, कितना दिया? लेकिन आप में जो राजनीतिक, अरे वेंटिलेटर भी दिए गए, लैब टेस्ट मशीनें भी दी गई, बाकायदा टेस्ट किट भी दी गई, सारी सभी घनश्याम ऐसे थोड़ा ना बिहार में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि पीएम केयर्स फंड से दिक्कत क्या हो सकती है? उस पीएम केयर्स फंड से जिससे लाखों लोगों को राहत मिल रही है कोरोना काल में, उस पीएम केयर्स फंड के खिलाफ ये षड्यंत्र की क्या जरूरत है? आप सोचिए, जितने भी लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं उनके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, भाई हमारे लिए जरूरी है पीएम केयर्स फंड। अगर 50,000 वेंटिलेटर्स अगर मिल रहे हैं, ये तमाम चीजें मिल रही हैं, उसके खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेनिंग या षड्यंत्र उसकी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। राजगोपालन जी, एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं पंकज जी आपका, सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आऊंगा। राजगोपालन जी, पीएम केयर्स फंड से क्या खुन्नस होगी किसी की? नहीं, उनके पीएम रिलीफ फंड से, पीएम केयर फंड से कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी का अच्छा नाम नहीं आना चाहिए। घनश्याम तिवारी साहब जैसे चतुर्वेदी साहब कह रहे थे, उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ा है, सिर्फ गोली मारती थी तीर में, हवा में, उनको तो तक नहीं है। सारा फेक न्यूज, जी न्यूज का बारे में फेक न्यूज को फैला रहे हैं घनश्याम तिवारी।
घनश्याम तिवारी के पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, फेल हो गया है। जैसे समाजवादी पार्टी सफाई हो गया, ऐसे घनश्याम तिवारी साहब को भी जो नहीं, मेरे को बताइए ना, पीएम केयर्स फंड से क्या दिक्कत हो गया है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ पा रहा। अब राहुल गांधी की लॉन्चिंग के लिए पीएम केयर्स फंड को लेकर फेक न्यूज फैलाई जाएगी क्या? क्या दिक्कत हो सकती है फेक पीएम केयर्स फंड से? किसी को क्या दिक्कत होगी? मुझे तो राजगोपालन अगर आप जल्दी से बता दे भाई। नहीं, उनके कोरोना का इलाज होगा। पीएम केयर फंड से कोई दिक्कत नहीं है। पीएम केयर फंड तो अच्छा चल रहा है, सबको सुविधा मिल रही है, सबको सुविधा उसी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट गए कि एनडीआरएफ में पैसा कर दो, अलग से फंड नहीं होना चाहिए। थप्पड़ मिला ना उसको, सुप्रीम कोर्ट में तो एकदम थप्पड़ मिला है ना जी उसको, इसीलिए तो वापस आ गया है। पंकज जी, इसीलिए तो घनश्याम तिवारी अननेसेसरीली फेक न्यूज फैला रहे हैं, आपको चैनल का मिसयूज कर रहे हैं। पंकज जी, अब सुधरेंगे क्या राहुल गांधी कि रफाल में भी मुंह की खाई, पीएम केयर्स फंड में भी मुंह की खाई, अब अगला क्या? नहीं, अगर मुद्दों पर सवाल उठाना, इसमें सुधरने और बिगड़ने की बात कहां से आ गई, मेरी तो समझ में नहीं आया। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और अगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सवाल उठने चाहिए तो जरूर उठने चाहिए। पीएम केयर्स फंड में देश में इस पर क्या सवाल उठे? सवाल ये उठा कि एनडीआरएफ था तो पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्या थी? ठीक है, प्रधानमंत्री जी को लगा कि अलग से बनना चाहिए, उन्होंने बना दिया, बहुत अच्छा किया। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि उसमें कितना पैसा आया है, किस किस ने दिया है, कहां कहां से आया है, उसका हिसाब दे दीजिए। अब अगर ये हिसाब देने में ऐतराज है तो बहुत अच्छा है। सुधांशु त्रिवेदी जी यहाँ बैठे हैं, हिसाब देने में ऐतराज है आप लोगों को? कही कि जब साल पूरा हो जाएगा, जब ये वित्तीय वर्ष पूरा हो जाएगा तो हिसाब दे दिया जाएगा, बहुत अच्छा है। वो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद हैं, बस वो ये कि हिसाब मांगे अच्छी बात है, दूसरे प्रवक्ताओं कांग्रेस पार्टी आप हिसाब मांगे अच्छी बात है, सवाल जरूरी है, आपको हिसाब मांगना चाहिए, लेकिन सर चीनी चंदे का भी हिसाब दे देना चाहिए राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। जो चीन से चंदा लेकर 90 लाख लिया गया राजीव गांधी, उन चीजों का भी हिसाब देना चाहिए। 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड हिसाब दे दीजिए। 30 सेकंड 3 बार दे चुका न, एनडीआरएफ में सीएजी ऑडिट था ना इसमें, फिर भी खाम-खा की बात करना, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर गंभीरता से बात करने की बजाय केवल एक व्यर्थ का विवाद खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी की अधिक रुचि है, और इसीलिए प्रश्न उठाने में कोई समस्या नहीं, और हर बार प्रश्न उठाना, हर बार अदालत जाना, हर बार मुंह की खाना, और हर बार कहावत है हिंदी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, घनश्याम जी आपका, वाजपेयी जी आपका, राजगोपालन आपका, और साथ ही पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केटीएस तुलसी भी हमारे से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के मैं भी प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.